डाउट है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों का जो भी डाउट था, जो भी क्वेरी रहेगा। आवाज आ रही है? सबको आ रही है आवाज? चलिए ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी डाउट वगैरह रहेगा ना, पहले जो टेस्ट आप लोग दे चुके होंगे या फिर अटेम्प्ट कर चुके होंगे, अब उसी को हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग सीखना चाहेंगे कि इन शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। और कितने सारे स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं या फिर सब सिविल या मैकेनिकल के? सारे? चलिए ठीक है। भैया कमेंट्स वगैरह पे दिख सकता है क्या? वो लोग कर सकते? ठीक है, आप लोग को जो भी डाउट वगैरह होगा आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं रेगुलरली, ठीक है। मैं देखता रहूंगा पैरेलली, और हम लोग वैसे डिस्कशन जो होगा अपना वो कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग, ठीक है ठीक है, आप लोग बोल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, मैं सुनता रहूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो टेस्ट दिए हैं, ठीक है, टेस्ट नंबर शायद 6, 7 और 8 आज मैं डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन जो होंगे उनको मैं सॉल्व भी करूंगा, साथ में जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं उसको मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहेगा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। पहला टेस्ट, टेस्ट 6 आप लोगों के पास है क्या? क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन, तो चलिए ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप लोग। सबको विजिबल है क्वेश्चन? चलिए ठीक है, सबको विजिबल है ना? अच्छा, जूम कर दूं? ओके, एक मिनट देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है सबको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दिख रहा है? ओके, एक मिनट, आज थोड़ा, हाँ ओके, देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, बट ठीक है, कल से अपन यूज टू हो जाएंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। पता है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे सब लोगों ने। देखिए यूनिट पूछ रहा है एनर्जी का, करेक्ट है ना? देखिए एनर्जी जो है और वर्क, इन दोनों का सेम यूनिट होगा। यूनिट जो होगा वो क्या होगा? यूनिट सेम होगा, ठीक है। देखिए आप लोग को पहले ये समझना है कि एनर्जी हम लोग लाते कैसे। सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि देखिए वोल्टेज और करंट तो आप लोग को पता है ना? वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट्स, पता है? आई होप आप लोगों को पता हो। करंट का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर, करेक्ट। अब अगर हम पावर देखना चाहें तो पावर जो होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है, करेक्ट है कि नहीं? पावर जो आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखते हैं वोल्टेज इंटू करंट देखते हैं, ठीक है। इसका जो हम लोग का यूनिट होता है ना, ये होता है वॉट। क्या होता है? वॉट, ठीक है। अब हम लोग को एनर्जी देखनी है, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला भी साथ साथ में देता जा रहा हूं आपको, ताकि ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है सीधे सीधे सॉल्व हो जाए। ये होता है आपका पावर इंटू टाइम, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इसको आप बोल सकते हैं वॉट इंटू सेकेंड, दोनों का ऐसा यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है। तो एनर्जी का आंसर क्या हो जाएगा? जूल। तो ऑप्शन कहाँ गया भाई? ये है आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नोट कर रहे हैं क्या कुछ लोग? नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। आप लोग बोल सकते हैं कि सर वेट कर लीजिए, तो कर दूंगा वेट। एक से 1.5 सेकेंड वेट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये 1.5 सेकेंड तक रुक गया हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट ऑफ अ सर्किट? आपसे क्या पूछ रहा है? एक्टिव एलिमेंट, करेक्ट ना? तो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आप लोग को देखिए, दो तीन चीज है, एक्टिव पैसिव
लीनियर बाई लीनियर वो सब आप लोगों को पता है क्या? मैं हाँ बोलिए। हाथ से इरेज कर सकते हैं क्या? एक मिनट यार, आज थोड़ा डिलीट कर सकते हैं, पेज डिलीट नहीं होगा? चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, सेकंड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ चीज मैं बता रहा हूं आपको। एक्टिव एलिमेंट, देखिए जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपको दे देंगे पावर या फिर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सर्किट के अंदर, उनको हम लोग बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। वो सारे एलिमेंट जो इनडेफिनेट टाइम तक आपको सर्किट में क्या देंगे, पावर या एनर्जी देंगे। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं आपको पता ही होगा, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, उसी हिसाब से करंट सोर्स, करंट सोर्स, ये सारे क्या हो गए, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका एक दो और पॉइंट है जो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। अगर आपको आया तो देखिए कुछ एम्पलीफायर्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आप माइक में बोलते हैं ना तो साउंड सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, तो वैसे ही एम्पलीफायर्स होते हैं कुछ, वो भी आपके एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और आपका दूसरा है बीजेटी। तो ये सारे जो हो गए आपके एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए, सारे एक्टिव एलिमेंट के अंडर आपके ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इसके दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर पैसिव एलिमेंट्स, करेक्ट। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ पैसिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए जितना भी आपका लोड है ना, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके पैसिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और आप लोग साथ ही साथ इसके साथ आप लोग ये भी देख लीजिएगा, देखिए दो तीन चीज बता दे रहा हूं मैं साथ में। देखिए कम टाइम पे सारा तो पॉसिबल नहीं बताना, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा एक्टिव पैसिव एलिमेंट जैसे हो गए, वैसे ही आपको याद करना है। देखिएगा क्या बता रहा हूं मैं, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। देखिए जितने भी अपने आरएलसी वाले एलिमेंट होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आप आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है, आप फिर से बताइएगा, क्या कुछ डाउट है क्या? पैसिव एलिमेंट को, देखिए पैसिव एलिमेंट जो है ना आपका, देखिए यहां पे रिपीट कर दे रहा हूं मैं। देखिए रेजिस्टर जो हो गया ना, आप पढ़ते हैं ना, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये सारे जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये सारे आपके हो जाएंगे पैसिव एलिमेंट्स। बात समझ में आया? आरएलसी आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, बेसिक एलिमेंट जो है आपका, जो आप सर्किट में यूज कर रहे होंगे, वो होगा रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो यही है आपका पैसिव एलिमेंट। समझ में आ गया सबको? अब देखिएगा मैं यहाँ पे, देखिए एक्टिव और पैसिव का आप लोग को मोटा मोटा जो मैं डेफिनेशन समझाया हूं, कि देखिए ये एक्टिव एलिमेंट जो होगा ना, ये पावर देगा सर्किट के अंदर, एनर्जी देगा या फिर कुछ एम्पलीफाई कर पाएगा, समझे। लेकिन वहीं पे पैसिव एलिमेंट जो है वो अब्सॉर्ब करेगा। आपको बस इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, एक्टिव पैसिव कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल कौन सा है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड वाला मैं बता रहा हूँ, बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स वो होते हैं जहां जो जिस भी एलिमेंट्स में आपका करंट का जो डायरेक्शन है, उससे उस मटेरियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं बता रहा हूं तो समझिएगा, एक मिनट देखिएगा, ओके एक मिनट। देखिए यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। देखिए अगर कोई रजिस्टर है मान लीजिए 10 ओम का, तो उसमें आप करंट कहीं से भी फ्लो करा सकते हैं। यहां से भी 1 एम्पियर फ्लो करा सकते हैं और दूसरे डायरेक्शन से भी आप 1 एम्पियर फ्लो करा सकते हैं। ये 10 ओम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि आप करंट कहीं से फ्लो कराए, ये 10 ओम जो है ये 10 ओम ही रहेगा, उनको मैं बोलता हूं, उनको हम बोलेंगे बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, और उनका एग्जाम्पल जो होगा
वो क्या हो जाएगा, रजिस्टर। फिर से इंडक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर, देखिए ये आर है, इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एल से, और यहाँ पे कैपेसिटर को कैसे करते हैं हम लोग, बताइएगा, सी से, करेक्ट। तो ये आर एल सी जो होगा ये बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट देखें तो आपको पता होगा, डायोड के बारे में पता है किसी को, पीएन जंक्शन डायोड मैं पढ़ाया हूं अपने नॉर्मल क्लास में, देखिएगा पीएन जंक्शन डायोड जो भी हो गया ना, पीएन जंक्शन डायोड, तो डायोड जो हो गया करंट यहां से तो फ्लो कराएगा, लेकिन अगर आप यहां से करंट फ्लो कराना चाहेंगे तो करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यहां से ये करंट फ्लो नहीं कराएगा। इसका डायरेक्शन देख रहे हैं आप एरो का, इसी डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करा सकता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड हो गया, फिर मैं आप लोग को इससे पहले भी रटवाया था ना दो चीज, ओप एम्प और ट्रांजिस्टर, या फिर बोल सकते हैं बीजेटी, क्या बोलते हैं इसको, बाईपोलर जंक्शन। देखिए स्पेलिंग कम लिख रहा हूं मैं, JUNCTION पूरा लिख लीजिएगा आप, और ये है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, समझ में आया सबको, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। रेड पेन यूज नहीं करना है, ठीक है, तो कुछ और यूज करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलिए व्हाइट यूज कर लूंगा। देखिए अभी फिलहाल के लिए आप काम चला लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखूं, एक लास्ट जो क्लासिफिकेशन है ये भी हम बता देते हैं, ताकि आपका अगर इससे सवाल आए तो आपका बन जाए, वो है लास्ट, देखिएगा देखिएगा, लीनियर एलिमेंट और लीनियर को क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। देखिएगा लीनियर एलिमेंट वो हैं जो कि एक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, आप लोग को पता होगा ना, जैसे हम बताते हैं आपको, यहाँ पे देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आप लिखते हैं ना V इज इक्वल टू आई आर, लिखते हैं कि नहीं, प्रोपोर्शनल, जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट डालते हैं ना, तो R जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। वैसे आप लिखते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आप बोलते हैं फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, एल जो है वो क्या है, इंडक्टर, और वैसे ही हम लोग लिखते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो ये C जो है क्या है, कैपेसिटर। आप हर जगह पे देखेंगे ना, जहां पे भी आपको दिख रहा है ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके आपको एक कांस्टेंट को बार बार इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल हो गए एक लीनियर एलिमेंट, समझे। तो ये सारे एलिमेंट जो है आपके R हो गया, L हो गया और C हो गया, ये हो गया लीनियर एलिमेंट, बात समझ में आया, ये लीनियर एलिमेंट्स। और फिर वहीं पे नॉन लीनियर में आप सेम चीज याद रखिए, बीजेटी उसके बाद ओप एम्प, डायोड, ये सारे क्या कैसे हो गए, नॉन लीनियर एलिमेंट हो गए, बात समझ में आ गया सबको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैं आपको एक आइडिया दे दिया हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग याद रखेंगे इस चीज को तो आप लोग सीधे सीधे बना सकते हैं। एक और चीज मैं एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट को भूल गया हूं, यहां लिख देते हैं, पैसिव एलिमेंट में रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तो आप लिखे ही हैं, एक ना इंपॉर्टेंट एक सितारा है जो हम भूल चुके हैं, यहाँ पे देखिए भूल गए थे, ट्रांजिस्टर, सॉरी ट्रांसफॉर्मर बोल रहा हूं मैं, ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांसफॉर्मर, करेक्ट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ट्रांसफॉर्मर कैसा एलिमेंट है, तो ये पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग दो क्वेश्चन देख लिए, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी देख लिए हैं, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन अ पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, बताइएगा आंसर सब लोग, पता है क्या आप लोगों को आंसर, इन अ पैरेलल सर्किट,
क्या है बताइए। बी मत बोलिए, आंसर बोलिए भाई। ओ, ऐसा क्या? रुकिए रुकिए, बताता हूँ। हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट भी बोले, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, भारद्वाज जी कांस्टेंट बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, क्लास अटेंड किए हैं भाई वो। चलिए, कुछ तो बेहतर हुआ। हाँ, चलिए चलिए चलिए। देखिए, कांस्टेंट बोल रहे हैं। देखिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को पैरेलल और सीरीज के बारे में। देखिएगा, पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई? पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर, ये लोग देखिएगा, ऐसा तीसरा रजिस्टर भी बना सकता हूँ और इसका कई रजिस्टर में बना सकता हूँ। देखिएगा, इन तीनों रजिस्टर में, देखिए ये तीनों रजिस्टर जो भी बनाया हूं मैं, देखिएगा, उसमें ना ये नोड और ये नोड एक तरीके से बराबर है कि नहीं भाई? ये नोड और ये नोड तीनों के लिए बराबर है। अगर मैं तीन रजिस्टर ले रहा हूं, R1 R2 R3, देखिएगा, R1 R2 और R3, तो तीनों जो कनेक्टेड है, ये तीनों दो ही नोड से कनेक्टेड है, ये तीनों रजिस्टर, करेक्ट है। अब देखिएगा, पैरेलल में ना जब भी आप कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे आप बैटरी डालेंगे, क्या करेंगे? बैटरी डालेंगे। तो देखिएगा, जो भी बैटरी है, 5 वोल्ट का अगर बैटरी है, आप लोग को शायद पता होगा, बैटरी अगर 5 वोल्ट का है तो एक टर्मिनल को अगर मैं 0 लूंगा, तो जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है, वो पोटेंशियल वहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट पे आएगा। अगर मैं इसको सपोज करता हूँ 0 वोल्ट है तो देखिए, ये 0 वोल्ट जो है वो इसका पोटेंशियल हो गया, और ये 5 वोल्ट जो है वो इसका पोटेंशियल हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमेशा एक पैरेलल सर्किट में जितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे ना, उन सबका पोटेंशियल जो है बराबर होगा। करंट अलग अलग वैल्यू हो सकती है करंट की। देखिए, अगर करंट निकालना होता हमको, यहाँ पे देखिए, ये करंट होगा I1, ये करंट होगा I2, और ये करंट होगा I3। कैसे निकालेंगे I1 को? तो I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई, देखिए वोल्टेज आप V अप्लाई किए हैं, एक मिनट यार, V बाई R1। I2 क्या होगा? V अपॉन R2। और I3 क्या होगा? V अपॉन R3। तो आपको दो पॉइंट याद रखना है। देखिए यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में, आप लोग कॉपी वॉपी लेके नहीं बैठे हैं यार, आप लोग स्क्रीनशॉट मार रहे हैं एकदम आराम से, है? देखिए, साथ साथ लिखते रहिए, जितना एफर्ट लगाइएगा उतना ज्यादा याद रहने का चांस रहेगा। पैरेलल कनेक्शन में देखिएगा आप लोग, वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा, वोल्टेज इज सेम। और क्या डिफर कर रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कहीं 2 ओम हो सकता है, कहीं 1 ओम हो सकता है, कहीं 10 ओम हो सकता है। तो चूंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो आपका वैल्यू ऑफ करंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। तो यहाँ आपको याद रखना है कि करंट की वैल्यू जो होगी, करंट इज डिफरेंट। बात समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है, ये मान लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट आप लोग खतरनाक टाइप से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये तीनों चीज बता दिया हूं मैं। अब सीरीज के बारे में भी यही बता देता हूं मैं, ठीक है? सीरीज के बारे में बता देते हैं, जितना हो सके सीख लीजिए। देखिएगा, सीरीज में क्या होता है ना, देखिएगा, सीरीज में रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड होते हैं जैसे मैं दिखाया हूं, और वोल्टेज को मैं ऐसे ही 5 वोल्ट ले रहा हूं, करेक्ट है? अब देखिए, आप देखेंगे कि सारे नोड्स जो नोड्स में बनाया था ना, देखिए ये रजिस्टर का ये नोड है, ये वाले रजिस्टर का ये नोड है, ये वाले रजिस्टर का ये नोड है, और ये वाले रजिस्टर का ये नोड है। चलिए देखिए जरा, सब लोग समझेंगे। देखिए, ये वाला दोनों नोड तो चलिए सेम है, देख रहे हैं? ये वाला नोड, देखिए इसका रजिस्टर, इस रजिस्टर का अगर R2 बोल रहा हूं, तो एक नोड कॉमन है R1 के साथ, लेकिन दूसरा नोड कॉमन है R3 के साथ। देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? एक नोड R1 के साथ कॉमन है और दूसरा नोड R3 के साथ। तो ऐसे जहां भी कनेक्शन आपको आते जाएंगे ना, वो सारे किस में कनेक्टेड हो जाएंगे? सीरीज में हो, किस में हो जाएंगे?
सीरीज कनेक्शन है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें समझिएगा, इसमें होता क्या है, तो अगर कनेक्शन सीरीज में है तो करंट जो होगी, करंट की वैल्यू, ये जो भी पास होगा ये करंट, देखिएगा ये पूरा सर्किट में वही करंट फ्लो होगा, मतलब करंट इज सेम। इसमें क्या हो जाएगा, करंट इज सेम, इज सेम, और यहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंट, क्योंकि नोड बराबर नहीं है ना, वोल्टेज इज डिफरेंट। इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में आया सबको। पैरेलल सर्किट में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज होगा वो सबका कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गया सबको, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया है। चलिए, एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ, देखिए पहले ही हम बताएं और यहाँ क्वेश्चन भिड़ गया, अगला ही क्वेश्चन दिख गया हमको, एम्पियर कैसा यूनिट, पहले ही बताए ना हम क्या होता है, इसका एम्पियर किसका यूनिट है। चार्ज क्यों बोल रहे हैं भाई आप लोग, क्या लैग कर रहा है आप लोग का, करंट होगा आंसर। अरे करंट बोल रहे हैं क्या, अच्छा सॉरी गलती में, देखिए मजाक कर रहे भाई, चलिए ठीक है, देखिएगा करंट हो गया सही आंसर, ऑप्शन डी। चलिएगा आगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू सर्किट विथ, देखिएगा जरा बात, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कब अप्लाई करेंगे किस सर्किट में, ठीक है। तो देखिए अभी तक आप लोग जितना केसीएल केवीएल पढ़े हैं, आप लोग को इसमें थोड़ा सा स्मार्टली ऑप्शन को टिक मारना होगा। देखिए आप समझिएगा, आप लोग हमेशा देखें ना कि आर भी था सर्किट में, एल भी था सर्किट में, सी भी था सर्किट में, और आप लोग आराम से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते थे ना भाई। तो आप लोग को ये बात समझना होगा, थोड़ा सा स्मार्टली देखिएगा, आर एल सी कैसे एलिमेंट्स हैं, तो देखिए ये लीनियर है, बताया था हमें, ये पैसिव है, ये भी बताया था, और साथ में ये बाई डायरेक्शनल भी है कि नहीं भाई। तो जब हर चीज फॉलो कर पा रहा है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ना, देखिए लीनियर कॉमा नॉन लीनियर, अच्छा ठीक है, एक्टिव पैसिव, टाइम वेरिएंट, अच्छा ओके समझिएगा, टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। देखिएगा बात समझिएगा, हम लोग केसीएल या केवीएल जब भी लगाते हैं ना, तो अपने को ये समझना होगा, देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा अजीब सा सेट किया हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, नीचे जाता है थोड़ा, एक सेकेंड, ठीक, देखिए केसीएल या केवीएल, इनके बारे में कुछ खास बात, ठीक है। देखिए ये हम लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये तो आप लोग को पता होगा ना, ये है किरचॉफ्स, ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये है किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है। दूसरी बात, इसमें करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ बोल रहे हैं ना, तो करंट जो होता है, करंट हम लोग बोलते हैं कि टोटल करंट जितना आएगा उतना ही करंट निकल जाएगा उस नोड से, एक पॉइंट से। करंट कहाँ आप देखेंगे, एक पॉइंट में कितने करंट आ रहे हैं और कितना जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये है नोड लॉ, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग किरचॉफ, अच्छा ये हमेशा लगा दीजिएगा भाई, समझे, नाम अपना मत लगा दीजिएगा कि मेरा लॉ है, देखिएगा ये हमेशा आप लगाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि हमेशा आप इसको किरचॉफ नोड लॉ भी बोलते हैं और इसको किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, कई नाम है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ क्या कंजर्व हो रहा है, यहाँ हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ, मतलब आप बोल रहे हैं ना टोटल करंट जितना आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, और करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है, मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट पे आएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, देखिएगा यहां भी करंट भेज दे रहा हूं, यहां भी करंट ऐसे भेज दे रहा हूं, बात समझिएगा, ये 10 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 15 एम्पियर है, और ये मैं क्वेश्चन मार्क दे दिया हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको समझना है कि ये केसीएल का बात कर रहा हूं, केसीएल का बात क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखिएगा बात समझिएगा सब लोग, इस नोड में जितने करंट आ रहे हैं उतना ही करंट उससे निकल भी जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहीं पे नहीं बैठा रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
15 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आया, 25 एम्पियर आया, 5 एम्पियर आया, तो टोटल कितना आ गया? 30 एम्पियर आ गया। 30 एम्पियर इनपुट है इस नोड पे, तो कितना एम्पियर बाहर जाएगा? 30 एम्पियर। मेरा बात समझे? बोलिए, किसी को कोई डाउट? कोई कुछ बोल रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? आप लोग भाई एकदम खतरनाक आदमी हो भाई। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग बात करें, अरे अरे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस का बात करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब केवीएल में क्या दिक्कत होता है वो देख लेता हूं, मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, इसमें हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आया सबको? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब एप्लीकेबल वाला बात भी सर बोले था ना, एक मिनट, वही पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखिएगा लास्ट पॉइंट में बताऊंगा कहां कहां एप्लीकेबल है। देखिए एप्लीकेबल कई जगह होता है, लेकिन कहां एप्लीकेबल नहीं है आपको ये समझ। ठीक है, तो देखिएगा एक बात बता रहा हूं मैं, एक होता है लम्प्ड पैरामीटर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब पैरामीटर लम्प्ड है ना, लम्प्ड, तो वहां इसको हम लोग अप्लाई नहीं करते। देखिए दोनों को, ये दोनों को कहां अप्लाई नहीं करते ये समझ लीजिएगा। तो हर जगह तो आप टिक कर सकते हैं ना। और कल मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इसका एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको, एक अपने ये पे मैं बताऊंगा आप लोग को कहाँ ज्वाइन करना, और वहां पे एक पीडीएफ शेयर करूंगा मैं। उससे आप लोग ये सारा डिफरेंसेस वगैरह जो है वो थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जो रेगुलर क्लास चलता है उसका नोट से मैं एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा। ये सारे चीज पूरे तरीके से लिखवाया हुआ, डिफाइन करवा करके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि देखिए ये चाहे लीनियर हो, चाहे नॉन लीनियर हो, चाहे डायरेक्शनल हो, बाई डायरेक्शनल हो, हर जगह पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर पैरामीटर में आप RLC देखिएगा, अब बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं ना, आपके घर के आजू बाजू आप देखेंगे पोल वगैरह होगा, पोल से ये 3 लाइंस जा रहे होंगे, है कि नहीं भाई? देखिएगा, तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जब बहुत ज्यादा लंबे लंबे ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, वहां पे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग से तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो जब ऐसा पैरामीटर आ जाता है जहां पे सब चीज लम्प्ड फॉर्म में हो, सब चीज मिला हुआ फॉर्म में हो, वहां पे हम लोग केसीएल या केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा बात? तो अगर मेरा लम्प्ड पैरामीटर है, क्या है, केसीएल केवीएल नॉट अप्लाइड। दूसरी बात, कभी आप लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन, अच्छा छोड़िए आप लोग, देखिएगा अगर मैं बोलूं एक बॉक्स, इसके अराउंड आप केसीएल या केवीएल लगा दीजिए, तो आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए जो भी फिगर है प्लेनर नेटवर्क है ना, वहीं पे लगता है आपका केसीएल या केवीएल। अगर आपका नॉन प्लेनर नेटवर्क है तो जनरली उसमें भी नहीं लगाया जाता। ठीक है, लगाने को कभी कभी ट्रिक से आंसर आ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे कि अगर मेरा नॉन प्लेनर नेटवर्क, क्या है, नॉन प्लेनर नेटवर्क, तो वहां भी हम लोग केसीएल या केवीएल नॉट अप्लाइड। बात समझ में आ गया सबको? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सब में लगा दो भाई, इसमें कुछ लम्प वम्प देख रहे हैं आप लोग, कुछ लिखा हुआ है क्या? हर में लग जाएगा, केसीएल के भी, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, हर चीज में लगा सकते हैं। ट्रांजिएंट्स, ये सब ट्रांजिएंट का स्टडी बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट्स। ये आप लोग का मतलब का नहीं है, छोड़िएगा, बट बात समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ केसीएल केवीएल नहीं लगाया जाता भाई,
और ये क्वेश्चन ना लीग का बाहर का है, मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप का है। कल मैं समझाऊंगा, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और इसको रट्टा मारना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन स्केप कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये आने का चांसेस बहुत कम होगा। देखिएगा ये क्यूब है ना, क्यूब में आप केसीएल केवीएल लगा सकते हैं क्या? क्यूब जो होता है वो क्या है, जूते का जो डब्बा है, समझ रहे हैं? तो जूते का जो डब्बा है, अगर बाहर बाहर भी रजिस्टर, तो वहां केसीएल केवीएल नहीं लगा सकते आप सीधे सीधे कि भाई ये केसीएल केवीएल से बन जाएगा, बात समझे? तो यहाँ भी वही जो मैं लिखवाया था ना, वो केसीएल और केवीएल यहाँ पे। एक मिनट भाई, क्या हो गया? कुछ गलत ही डिलीट कर दिया। चलिए ठीक है, एक मिनट यार, क्या हो रहा है? चलिए चलिए ठीक है। तो वहां पे हम लोग केसीएल और केवीएल नहीं लगा सकते, बात समझ में आया सबको? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, देखिएगा। इन एन आरएल सीरीज सर्किट, आर इज इतना, एल इज इतना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। सब लोग पढ़े हैं क्या एसी? पढ़े हैं एसी सब लोग? थोड़ा बोलिए यार, माइक वाइक पे बोलिए आप लोग। एसी पढ़े हैं सब लोग? अरे यार, एक मिनट एक मिनट। चलिए ठीक है, एसी अगर आप लोग पढ़े हैं तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा, ये सिस्टम थोड़ा सा अभी मेरे लिए फेमिलियर अभी हुआ नहीं हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को। अरे यार, ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है, जूम इन? एक मिनट बस। चलिए भाई, कुछ तो हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। चलिए चेक करवाऊंगा अभी। चलिए, तो अभी हम लोग को देखना है कि आरएल सर्किट पे आप कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये आर है, ये एल है और ये सी है कि नहीं भाई? और आप अप्लाई करते हैं एसी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीसी को आप जब करेंगे ना तो प्लस माइनस रहेगा। ये आपका एसी सिंबल है, एसी सोर्स आप दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स जो आपका है, ये है एसी साइनोसॉइड। आप समझ में आ रहा है? तो साइनोसॉइड जो होता है ना, उसके पास एक खासियत होता है। साइनोसॉइड जो होता है, जैसे आपको डीसी जब आप प्रोवाइड कर रहे थे, तो भाई पूरा एग्जैक्ट जा रहा है, 2 एम्पियर का 2 एम्पियर, या कितना भी वोल्ट दे तो वो पूरा पूरा वैसे ही जाता है। लेकिन एसी का क्या है, देखिए एसी जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। तो टाइम के साथ जो है वो अपना मैग्नीट्यूड को हमेशा चेंज करता रहे, ठीक है? अब समझिएगा, उस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो वहां पे दिया होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, आप लोग को पता होगा जब एसी में आते, देखिए डीसी में अगर आप लोग रहेंगे ना, देखिए डीसी अगर है आपका आपका अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे डीसी से, डीसी बैटरी से, तो डीसी बैटरी से अगर मान लीजिए वीडीसी आप कनेक्ट करेंगे, तो ये भैया आर है, ये है एल और ये है सी। लेकिन जब एसी में आप कूदते हैं ना, तो यहां बात करेंगे आप आर, इसको बोल देंगे आप एक्सएल प्लस जे एक्सएल, और यहाँ क्या बोल देंगे आप, माइनस जे एक्स। क्या बोल देंगे आप? आर प्लस जे एक्सएल और माइनस जे एक्स। बात समझ में आ रहा है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अभी फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको, तो देखिए आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी जो हो गया, ये हो गया। अब आर एल सी जो है, अब वो कन्वर्ट हो चुका है, समझ रहे मेरा बात? देखिए ये तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये जो इंडक्टर है वो एक्सएल हो गया और सी जो है वो एक्सी हो गया। देखिए एक्सएल क्या है सर? एक्सएल जो है ना, वो है ओमेगा टाइम्स एल, ओमेगा टाइम्स एल। और ओमेगा क्या है? ओमेगा है 2 पाई एफ इंटू एल। बात समझिएगा। ओमेगा को, ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? अब एफ क्या होता है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आप बोलते हैं ना, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, 1/सेकेंड। इसको पर सेकेंड भी बोलते हैं या हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है? हर्ट्ज। साथ साथ मैं कुछ कुछ ऐसा यूनिट बताता जा रहा हूँ, ये आप साइड में नोट कर सकते हैं। अभी बात समझिएगा मुद्दे की। एसी सर्किट में जो एल है वो एक्सएल हो गया और सी जो है वो क्या हो गया, माइनस जे एक्सी हो गया। और एक्सएल का वैल्यू हम बताए ओमेगा एल है, और एक्सी जो है
वो है 1/ω_c, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2π_f_c। देखिएगा फॉर्मूला जो है, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π_f। बात समझ में आया? ओमेगा जो होता है वो है 2π_f। बात समझ में आ गया सबको? अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50। क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50। तो आप इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सएल फाइंड कर सकते हैं। 2π_f करिए और एल कर दीजिए, और एक्सी भी फाइंड कर सकते हैं, 1/2π_f कर दीजिए और सी कर दीजिए। तो आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगा, 2π_fl वाला भी और 1/2π_fc वाला भी, दोनों चीज मिल जाएगा आपको, एक्सएल और एक्सी। ठीक है, अब देखिएगा जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे जेड। जेड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीडेंस। देखिए अगर सबको पता होगा तो रिवाइज हो रहा है, और अगर नहीं पता होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के रट जाइएगा भाई। ठीक है, इम्पीडेंस जो होता है वो होता है आर प्लस जे। देखिएगा जे को मैं बाहर रख लिया हूं तो यहां आ जाएगा, जे पॉजिटिव बाहर रखा हूं तो एक्सएल, तो एक्सएल के जैसा, और एक्सी जो है वो माइनस एक्सी के रूप में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जेड जो है वो है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। आर जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रियल पार्ट जो बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? रिएक्टेंस। क्या है? रिएक्टेंस। बात समझे? इन दोनों को मिला करके अब हम लोग कॉमनली बोल दे रहे हैं रिएक्टेंस। क्वेश्चन में पूछा था आपसे जेड का मतलब इंपिडेंस का मैग्नीट्यूड बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखिए एक्सएल और एक्सी आपका यहाँ पे आर प्लस जे एक्सएल माइनस माइनस एक्सी है ना, तो पहले रियल टर्म का स्क्वायर करिए और उसके बाद प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड। समझे? अभी देखिए आपका जो क्वेश्चन था, ऊपर जाता हूं मैं, एक मिनट देखिएगा, ऊपर जा रहा हूं मैं। सब लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था क्या सबको? एक मिनट, स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा टाइम देखता हूँ। देखिए ये जूम आउट नहीं हो रहा है, जूम इन जूम आउट होता जा रहा है, देख रहे हैं? अच्छा टू फिंगर। भाई क्लास हमको लेना है, आइडिया आप लोग को है भाई, क्या चल रहा है? देखिए अच्छा ठीक है, आप लोग को आइडिया होगा। देखिए हम अभी आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं इस पे। अब आप बोल दिए तो बहुत, हाँ चलिए हो गया यूज। देखिएगा इसको लिख सकते हैं तो लिख लेंगे आप लोग, ये वाला चीज़ जो मैं बोला था, ये वाला चीज़। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो कर लीजिए पहले। चले आगे क्वेश्चन पे देखें। ये मैं ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, अब हम लोग ऊपर चलते हैं। थैंक्स बॉस, ये बहुत अच्छा आपका वो था एडवाइस। देखिएगा अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन एन आरएल सर्किट और in an RL circuit R is 20 ohm and L is 0.056 हेनरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क शेड यूज करता हूँ। एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। ठीक है, पूछा आपसे इम्पिडेंस, तो यहाँ पे आपको अगर सॉल्व करना है, यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट चलिए, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ। इरेजर लेकर के सर्कल कर दूँ। चलिए ठीक है, एक मिनट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू है 20 ओम, और यहाँ पे हम लोग को एल दिया हुआ है ना, एल का वैल्यू है 0.056, बोलिएगा हेनरी। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है जी? क्वेश्चन नंबर 6 ये डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी दिख रहा है कुछ?
हाँ तो देखिएगा, अगर आप लोग को विजिबल है तो उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, पढ़ना चाहें तो। ओ, ठीक है, चले क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है आपको हम फॉर्मूला बता दिए हैं। आर की वैल्यू जो है वो 20 ओम दे दिया गया है, और एक्सएल आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई एफ एल से, जो कि आएगा 2 पाई इंटू 50 इंटू 20 हेनरी। आप लोग को यूनिट पता है ना एल का और सी का। इंडक्टर जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, और कैपेसिटर का क्या होता है, हेनरी फैराड। वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पाई एफ इंटू एल कर दिया मैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 200, और 100 इंटू 10,000, 2000 पाई आ गया ना भाई। अब हमको फाइंड करना है z का वैल्यू, z का मैग्नीट्यूड। तो मैं करूंगा 20 का स्क्वायर प्लस 2000 पाई का भी स्क्वायर कर देंगे ना भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा ये सॉल्व करिएगा भाई आप लोग, ये करिएगा सॉल्व, आंसर आ जाएगा, कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिएगा 2 पाई एफ एल करिएगा, और उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड, अच्छा हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वही मेरे को लग रहा था कि इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था इधर। 0.056 हेनरी है ना, और 0.056 अगर आ गया ये आपका, तो ये तो 2000 पाई कभी जीवन पे नहीं आ सकता है भाई। यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग करें इसको और करके देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तरीका बता दिया हूँ मैं। यहाँ पे जो वैल्यू भी आएगी आपकी, इस वैल्यू को मान लीजिए एक्स वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, और जब आप लाएंगे मस्त एक्स स्क्वायर का रूट करके, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो जेड का मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 20 के आसपास होना चाहिए। अब मेरे, अच्छा पहला पहला आंसर आ गया क्या, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं क्या आप लोग। वैसे एग्जाम में थोड़ा इजी कैलकुलेशन आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग को कैलकुलेटर यूज करना तो है नहीं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। अभी तक सबको समझ में आ रहा है हर चीज। एक सेकंड भाई, एंड ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक। The efficiency normally obtained in a circuit under conditions of maximum power transfer। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़े हैं क्या आप लोग, पढ़े हैं क्या। तो पता होगा आप लोग को मैक्सिमम, क्या बोलिएगा, बोलिए बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, याद कर लिए क्या। अरे चलिए चलिए, हम दिखा देते हैं आपको 50 कैसे आएगा। देखिए यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं आप, देखिए 2 वोल्ट, एक वोल्टेज आप दे रहे हैं, करेक्ट है, मान लीजिए 10 वोल्ट दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात समझिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या बोलता है। तो बोलता है देखिए ये रजिस्टर जो है आपके हाथ में, घर में आपको कितना बजे, मान लीजिए आप कोई भी पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए, कभी आप एसी ऑन कर देते हैं, कभी आप फ्रिज ऑन कर देते हैं, तो लोड रजिस्टर जो होता है ना, या फिर लोड हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा वेरी करता रहता है टाइम के साथ। ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई लोड जो है वो 5 ओम ही रहेगा या 10 ओम ही रहेगा। मेरे बात समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिएगा, एक होता है लोड रजिस्टर,
और आप समझिएगा एक होता है आपका, इसको मैं बोलता हूं, देखिएगा इसको मैं बोलता हूं सोर्स रजिस्टर। क्या बोलता हूं मैं? सोर्स रजिस्टर। बात समझ में आ रहा है? सोर्स रजिस्टर, देखिएगा बात समझिएगा, एक होता है लोड रजिस्टर, एक होता है सोर्स रजिस्टर। अब जैसे आप सिंपल समझिएगा, जब जेनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जो आपका जो भी जेनरेट होता है उसको आने से पहले आपको ट्रांसफार्मर से ऊपर लंबी लंबी तारों से गुजरना होता है, उसके बाद तो आपको सॉकेट में आता है ना करंट। तो वहां तक आने वाले जितने भी रजिस्टर है उसको एक तरीके से मैं इसमें दिखा दे रहा हूं सोर्स रजिस्टर के रूप में, एक काइंड, ऐसा समझ रहे हैं, मॉडलिंग कर रहा हूं मैं। तो ये है सोर्स रजिस्टर, इसको मैं बोल देता हूं आर एस और इसको मैं बोल देता हूं आर एल। ठीक है, अब देखिएगा पावर जो होता है, देखिए यहां पे पूछा गया है एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पूछा ना, एफिशिएंसी पूछा। क्या पूछा है कि एफिशिएंसी कितना हो सकता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग तो भाई सिविल मैकेनिकल के भाई खतरनाक स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग को एफिशिएंसी के बारे में सबको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी जो होता है इसको आप नीटा से डिनोट करते हैं, जो होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। पता है कि नहीं भाई सबको? पता है ना? अब देखिएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब देखें इसका वैल्यू मैं ले रहा हूं, मान लीजिए देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का हम बताए थे आपको, जब तक आर एल आर एस के बराबर नहीं होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होता। मतलब ये समझिएगा ये जितना लोड है ना वो आर एस के बराबर हो जाना चाहिए, यही कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। बात समझ में आया? मान लीजिए दोनों का वैल्यू मैं ले लेता हूं 5 ओम और इसका भी 5 ओम, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराना है ना हमको, तो 5-5 ओम ले लिए। करंट का वैल्यू कितना आएगा जरा बताइएगा सब लोग। देखिए यहीं पे केवीएल वाले जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा हेल्प आउट करूंगा मैं। देखिएगा सब लोग, देखिए पहले तो मैं कुछ इरेज करना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, और ठीक है इसको छोड़ो, ठीक है। देखिए ये 5 ओम है और ये भी 5 ओम है। करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं, आई, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का निकल रहा है और यहाँ पे चले जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए जब करंट फ्लो होता है ना तो हमेशा पोलैरिटी रजिस्टर में ना एक पोटेंशियल डिफरेंस हाइयर पोलैरिटी से लोअर पोलैरिटी फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा और ये भी प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है। देखिए करंट यहाँ से निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है प्लस माइनस बनाते हुए, और फिर यहाँ पे जाएगा करंट का वैल्यू, समझ में? करंट यहाँ वापस चला जाएगा। तो करंट जब ऐसे फ्लो होगा तो यहाँ पे भी एक प्लस माइनस बनेगा, जो पोलैरिटी बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर का जो है पोलैरिटी बनेगा, एक प्लस एक यहाँ माइनस, और यहाँ भी प्लस बनेगा, प्लस और माइनस। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा करंट का वैल्यू आपको निकालना है ना, तो अगर आप केवीएल लगाएंगे, बात समझिएगा, तो इस लूप में, एक लूप में आपको करना कुछ नहीं है। देखिए करंट का डायरेक्शन में जो सेकंड पोलैरिटी है उसको पकड़िए, जैसे यहाँ देखिए नीचे वाला माइनस है ऊपर वाला प्लस है कि नहीं, है ना? तो आप क्या करें, आप करें कि सेकंड वाले पोलैरिटी को पकड़ लें, ये वाला और ये वाला, और इसको लिखिए। इक्वेशन लिखना कैसे है ये हम बता रहे हैं हम, ठीक है? इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप देखिएगा, लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड पोलैरिटी को पकड़े और लिखें +10 वोल्ट। देखिए यहाँ प्लस था ना तो +10 वोल्ट लिख दिए हम, शॉर्टकट टाइप बता रहे हैं थोड़ा। सेकंड वाला को पकड़िए और लिखिए +10 वोल्ट, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आएगा माइनस आ रहा है तो माइनस लिख दिए। अब वोल्टेज लिखना, आप सीधे 5 ओम तो नहीं लिख देंगे, यहाँ पे वोल्टेज को अब ऐड करेंगे 10 किलो को 10 किलो से, कि 10 किलो को 5 लीटर से नहीं कर सकते ना भाई, एक यूनिट को सेम यूनिट से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ भी वोल्टेज चाहिए, और आप लोग को तो बहुत, आप लोग पता ही है वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रजिस्टर, ओम्स लॉ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए 10 वोल्ट प्लस के साथ, फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेकंड वाला टर्मिनल पकड़ लिया हम एक लूप में। यहाँ आ जाएगा करंट फ्लो हो रहा है आई इंटू 5, फिर यहाँ देखिए दूसरा वाला टर्मिनल पकड़िए माइनस आई इंटू आर एल को भी 5 ले लिया हूं मैं, 5 इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर देखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 इज इक्वल टू 10 आई हो जाएगा, होगा कि नहीं?
और करंट की वैल्यू जो आएगी वो 10/10 कितना आएगा, 1 एम्पियर। बात समझ में आया? तो 1 एम्पियर जो आया वो आपको करंट का वैल्यू मिल गया है। मिल गया है कि नहीं भाई? अब करंट का वैल्यू आपको 1 एम्पियर मिल गया है। अब आपको चाहिए आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर एफिशिएंसी के लिए। जरा देखिएगा, आउटपुट पावर और इनपुट पावर चाहिए ना एफिशिएंसी के लिए। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर, डबल फिंगर, देखिए आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर हम लोग को निकालना है यहाँ पे। अब हम लोग पावर कैसे देखेंगे? तो हम पावर, आप लोग को पता होगा पावर का फॉर्मूला हम पहले भी बताया, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ से कितना पावर आउटपुट हो रहा है, वोल्टेज सोर्स। तो देखिए 1 एम्पियर करंट जो है वो बाहर जा रहा है 10 वोल्ट से, तो पावर जो डिलीवर हो रहा है 10 वोल्ट से उसको आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 10 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, मतलब 10 वाट का पावर क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। अब देखिए ये जो 5 ओम है इसके पॉजिटिव में ना पावर घुस रहा है, करंट घुस रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर अब्सॉर्ब्ड। आप लोग को पता होगा पावर डिलीवर्ड अब्सॉर्ब्ड के बारे में। पावर अब्सॉर्ब ये कितना कर रहा है, 5 ओम। पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट घुस रहा है तो मतलब पावर अब्सॉर्ब हो रहा है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है मतलब पावर डिलीवर हो रहा है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, देखिए अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर निकल रहा है दैट मीन्स पावर इज डिलीवर्ड, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है आई, दैट मीन्स पावर इज अब्सॉर्ब। बात समझ में आ रहा है? अब पावर अब्सॉर्ब बाय 5 ओम को देखा जाए, देखिएगा सब लोग, देखिए करंट कितना है 1, और आप लोगों को पता होगा कि आई स्क्वायर इंटू आर जो है वो हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं रजिस्टर के केस में, वी स्क्वायर बाई आर भी करते हैं, दोनों फॉर्मूला करते हैं, लेकिन ये करते हैं पैरेलल के केस में, क्योंकि हम पहली क्लास के बताए थे कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो वहां कर लीजिएगा वी स्क्वायर बाई आर, और जहां सीरीज है जहां पे करंट सेम होगा वहां क्या कर लीजिएंगे, यहाँ दोनों रजिस्टर सीरीज में है कि नहीं भाई, तो यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे आई स्क्वायर इंटू आर। क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब देखिए धीरे से मिटाऊंगा और उसके बाद लिख दूंगा, यहाँ लिखिए, यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 5 मतलब 5 वाट, और पावर अब्सॉर्ब बाई आरएल, आरएल मतलब लोड रजिस्टर, वो कितना होगा 1 स्क्वायर बाई इंटू 5, ये भी हो जाएगा 5 वाट। मतलब समझिए पावर अब्सॉर्ब कितना हो रहा है 5 वाट, और पावर कितना निकल रहा है 10 वाट। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आउटपुट में मतलब आरएल को कितना मिल रहा है 5 वाट, और कितना निकल रहा है टोटल 10 वाट इंटू 100, कितना आ गया भाई 50% आया कि नहीं भाई? बात समझ में आया, आया कि नहीं? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि पावर अब्सॉर्ब्ड और डिलीवर्ड कैसे हो रहा है। 2-3 चीज बहुत कॉन्सेप्ट बताया हूं मैं इसमें, इस वाले में आप लोग को पावर डिलीवर्ड कैसे होता है, पावर अब्सॉर्ब कैसे होता है, ये कंसेप्ट सीख लिया आप लोग। केवीएल कैसे लगा रहा है, ये भी, जिसको दिक्कत था केवीएल में उसको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि एक डायरेक्शन ऑफ करंट में जहां पे आपको सेकंड सेकंड वाला पोलैरिटी ले लेना है और वोल्टेज को सीधे सीधे आपको लिखना है सेकंड वाला पोलैरिटी पकड़ करके। रजिस्टर के अक्रॉस कितना हो जाएगा आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर, और फाइनली आपका जो करंट है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा इसका कितना आएगा 50%। ठीक है, नोट करेंगे सब लोग। नोट कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस विजिबल है सबको कि और जूम करूं? बोलिए भाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर फॉर रेजोनेंट सीरीज आरएलसी सर्किट इफ इट्स बैंडविड्थ इज 30 हर्ट्ज। पढ़े हैं रेजोनेंस आप लोग? पढ़े कि नहीं भाई रेजोनेंस? नो, क्या बात कर रहे हैं भाई आप लोग हैं? रेजोनेंस, रेजोनेंस का फॉर्मूला कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका आर, एल और सी तीनों सीरीज में है एक एसी सर्किट में, समझिएगा,
रेजोनेंस का मतलब समझते हैं, मान लीजिए कभी भी कोई एक बोलता है ना ब्रिज में अगर आप एक जैसे मार्च पास्ट वगैरह कराएंगे तो ब्रिज जो आपका कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अगर एक ही फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं, जो आपके जो भी आर्मी वगैरह जो भी होती है उन परेड करते हैं एकदम एकदम एक फ्रीक्वेंसी पे, अगर वैसे फ्रीक्वेंसी को अगर आप अप्लाई कर देंगे ना एक ब्रिज में, है ना, बहुत बड़े ब्रिज में बहुत बड़ी संख्या में, अगर तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर गया उसका कोलैप्सिंग फ्रीक्वेंसी से, तो वो खत्म हो जाता, पूरा पूरा ब्रिज जो होगा वो ढह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि बिल्डिंग के चारों ओर जो वाइब्रेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे ना तो आप बिल्डिंग को भी कोलैप्स कर सकते हैं। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है ना कि आपको उस फ्रीक्वेंसी पे ये एक्सएल और एक्सी को बराबर कर देना होता है। क्या होता है, जो प्लस जे एक्सएल है ना और माइनस जे एक्सी, इन दोनों को बराबर कर देता है रेजोनेंस। क्या करता है, क्या हो रहा है, उनको नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वहां, अच्छा वहां दिख नहीं रहा है, रुकिए एक सेकंड। तो आप लोग बोले नहीं भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई, टॉलरेट क्यों कर रहे हैं आप लोग, इतना क्या दिक्कत हो गया भाई, जीवन में इतना दर्द परेशानी है आप लोग को? कुछ डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलिए। समझ में आ रहा है ना, कोई टॉलरेट कर रहे हैं बोल रहे हैं, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सबको? देखिए, हम बस फाइनली आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग को समझना है, कोप अप करना है मेरे साथ, समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 3-4 महीना अगर होता तो हम मस्त लोरी गाते और आप लोग एंजॉय करते, समझे, घर में बैठे बैठे, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे अभी अपने पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, समझे, तो आप लोग को रेस अगेंस्ट टाइम है थोड़ा, तो आप लोग को थोड़ा सा कॉपरेट करना है, टॉलरेट नहीं। देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये आर है, यहाँ पे प्लस जे एक्सएल है, माइनस जे एक्सी है। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये देखना है कि रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है भाई। एक्सएल जो होता है वो एक्सी के बराबर हो जाना चाहिए ताकि दोनों कट जाए, एक प्लस में है एक माइनस में है, अगर दोनों का, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, और एक्सएल का फॉर्मूला मैं बताया था ओमेगा एल होता है, और एक्सी का वैल्यू होता है 1 बाई ओमेगा सी, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एल को मैं नीचे भेज दे रहा हूँ, 1/LC हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√ऑफ LC। इसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आ रहा है? देखिए, ये है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वालिटी फैक्टर से, तो जिन लोगों को भी क्वालिटी फैक्टर पता होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि पता होना चाहिए, देखिए ये क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, ये ओमेगा नॉट या ओमेगा रेजोनेंस बोल देता हूँ, ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ। क्या होता है, ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। अब बात समझिएगा, इस पे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वालिटी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, बैंडविड्थ की वैल्यू जो दी हुई है वो 30 हर्ट्ज दे दी गई। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आपको ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी साथ ही साथ देना चाहिए था। देखिए आंसर 1/30 दिया हुआ है, 2/30 दिया हुआ है, आंसर में ओमेगा नॉट जो भी आ जाता ना, यहाँ पे देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर 1 रेडियन पर सेकेंड होता तो आंसर 1/30 हो जाता, अगर 2 रेडियन पर सेकेंड होता तो आंसर हो जाता 2/30, लेकिन यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू नॉट गिवन है, तो ये जो है डेटा इनसफिशियंसी का क्वेश्चन हो गया, इसमें डेटा इज नॉट सफिशियंट। बट आई होप कि आप लोग को ये दो चीज पता हो, फॉर्मूला आप लोग पता हो, और छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें डेटा इज नॉट सफिशियंट, बात समझ में आ गई सबको? स्क्रीनशॉट ले ले भाई। अब देखते हैं आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक रिलक्टेंस। मैग्नेटिक्स पढ़े ना आप लोग? चलिए, बहुत सही। तो देखिए, अगर आप लोग मैग्नेटिक्स पढ़े हैं थोड़ा, हाँ देखिए, मैग्नेटिक्स का मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रिक ना बहुत एक जैसे होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोल रहे हैं, लोगों में जा रहा है, अच्छा 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 अच्छा, ओके, बहुत सही बात बोल दिया आप। चलिए कोई बात नहीं, नीचे कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, करेक्ट, ओ नहीं, अभी भी नहीं, अब ठीक है।
तो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट ना बहुत एक जैसे होते हैं, बात समझिएगा मेरा। यहाँ पे ओश यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में आप कोई रजिस्टर डालते हैं ना, और ये वोल्टेज रहता है आपका ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये कुछ रेजिस्टेंस रहता है, और यहाँ पे करंट आपको निकालना होता है। तो आप कोई भी वोल्टेज होता है ना जिसका ईएमएफ, हम लोग बोलते हैं कि बैटरी का ईएमएफ है, कितना वोल्ट का बैटरी है, कितना ईएमएफ का बैटरी है, तो आप निकालते हैं ना आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक्स में जो ईएमएफ के जैसा दिखता होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एमएमएफ। क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। और ये चीज जो होती है ये होती है रिलक्टेंस। क्या देखिए आर बहुत अलग से लिखा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। और ये जो फ्लक्स है ना, करंट के जैसा होता है। यहाँ फ्लक्स अगर किसी को निकालना है तो वो क्या करेगा, एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस कर देगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ आप लोग रेजिस्टेंस पढ़ते होंगे ना, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाई ए, पढ़े होंगे। इसका यूनिट होता है ओम, होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे रिलक्टेंस जो होता है, देखिएगा रिलक्टेंस जो होता है, जो आर से हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं, वो होता है 1/μ इंटू एल अपॉन ए। देखिए एल अपॉन ए वहां भी, एल अपॉन ए यहाँ भी, बस यहाँ पे 1/μ आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब रिलक्टेंस जो होता है, समझिएगा ये वाला बात, रिलक्टेंस जो होता है वो आपका फॉर्मूला आपको पहले बात याद होनी चाहिए, ठीक है, 1/μ एल अपॉन ए। लेकिन हम लोग रिलक्टेंस इस फॉर्मूले से भी तो लिख सकते हैं ना। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एमएमएफ बाई फ्लक्स। बताइए आज का यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, वीबर। क्या होता है, वीबर। एमएमएफ को कैसे लिखते हैं हम लोग, एम्पियर टर्न्स लिखते हैं ना। समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग को थोड़ा बहुत यूनिट वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए। अब क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक रिलक्टेंस। और एफएम जो है ना, एफएम का मतलब ही वो बोल रहा है एमएमएफ। देखिए एमएमएफ बाई फाई जो है आपका, वही है रिलक्टेंस। और वहां पे आपका आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। बात समझ में आ गया सबको, देखो क्लियर हुआ होगा सब, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा देर पहले ही अभी बताया, इधर क्या है, वीबर। अच्छा एक और बहुत ज्यादा पूछता है, देखिएगा पिंक से दिक्कत है क्या, देखिए तो दिख रहा है कि नहीं, हटा ही लेता हूं भाई, चलिए चलिए हटा दिया हटा दिया। एक और यूनिट हम लोग पूछते हैं, देखिएगा बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसको आप बोलेंगे वीबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग टेस्ला भी, टेस्ला, समझे। ये होता है आपका बी से डिनोट करते हैं हम लोग फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिलक्टेंस का यूनिट क्या होगा, हेनरी इनवर्स होता है, हेनरी इनवर्स, ठीक है। सर्किट समझ में आया क्या बताया मैं। इसको आप लोग करना चाहें तो थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं, ओके, एक मिनट। दिख रहा है सबको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या है,
जरा जरा देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन इज कि ओके किधर गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है भाई, इंटीग्रेट करने का मतलब कोई बोल सकता है क्या? बोलिए भाई, बिंदास बोलिए, कोई थोड़ी शर्माने वाला बात थोड़ी है, बोलिए बोलिए। ओहो, देखिए नहीं बोलिए क्या, कोई बात नहीं। देखिए इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि ऐड करना। आपका स्पीडोमीटर गाड़ी का रहता है ना, उस पर जब आप लोग चलाते रहते हैं तो आपको दो डायल दिखता होगा। एक बड़ा डायल रहता है जिसमें आपका जीरो से, सॉरी आप लोग 100 से स्टार्ट करते होंगे, 100 किलोमीटर पर आवर से चलाते होंगे आप लोग 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, है ना? सही बोल रहा हूँ? तो देखिए ये मीटर जो है जिसपे आप लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे जाते ही नहीं है, वो आपको तुरंत वैल्यू बताता रहता है कि आप लोग किस स्पीड पे चल रहे हैं। इसको बोला जाता है इंडिकेटिंग टाइप। क्या बोला जाता है इसको? तुरंत बता देगा भाई, इंडिकेट कर देगा। क्या कर देगा? इंडिकेट, इंडिकेटिंग टाइप मीटर, इंडिकेटिंग टाइप मीटर। लेकिन जस्ट उसके नीचे अगर आपकी नजर कभी पड़ती होगी, पेट्रोल भराने से पहले भाई कितना किलोमीटर चला दिया भाई, है ना? यहाँ पे चीजें ऐड अप होते जाती हैं, होती है कि नहीं भाई, होती है कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर। क्या बोल रहा है वो? इंटीग्रेट कर रहा है भाई, इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? देखिए जो तुरंत का वैल्यू तुरंत दिखा दे उसको बोलते हैं इंडिकेटिंग, और जो जोड़ता जाए जोड़ता जाए जोड़ता जाए उसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटिंग। अभी देखिए आप लोग सुने होंगे कभी अमीटर नाम का भी कोई शख्स है, वोल्ट मीटर है ना, अमीटर वोल्ट मीटर। किसके बारे में और पूछा गया है भाई? यहाँ पे अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है। देखिए वाट मीटर, एक मिनट, एक सेकंड ना, एक सेकंड। ठीक है, देखिएगा, ठीक है। तो अमीटर है, वोल्ट मीटर है या वाट मीटर है, ये सारे किस्म के जो होते हैं ये इंडिकेटिंग टाइप होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटिंग टाइप मीटर होते हैं। लेकिन जो आपका है ये घर में लगा हुआ बिजली बिल, ये जोड़ता रहता है भाई कितना यूज कर रहे हैं आप, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग टाइप। बात समझ में आ गया सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ कि नहीं भाई? बोलिए भाई। चलिए एक दो, एक दो क्वेश्चन और देखूंगा, उसके बाद कल से मैं डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है? तो देखेंगे पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट। देखिए हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे मशीन काम करता है। किस पे काम करता है? लैगिंग पावर फैक्टर। और कौन सा पावर फैक्टर अच्छा होता है? यूपीएफ, मतलब यूनिटी के पास हम लोग को जाना होता है। किसके पास जाना होता है? 1 के नजदीक। बात समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे लैगिंग का बात बताया मैं, लीडिंग पे तो काम करेगा नहीं। यूनिटी देखिए ये आइडियल चीज है कि 100 में से 100 आ जाए, हर हर बच्चे का ख्वाहिश यही होता है, लेकिन आता है क्या? 90-95 तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर भी देखिए डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ लोड, ये भी बात सही है भाई, और ये वाला बात भी सही है, 0.8 लैग, इससे ज्यादा ही होता है। तो ज्यादा सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? ज्यादा सही हमारे लिए होगा कि लोड पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? लोड पर डिपेंड कर जाएगा कि कितना लोड है, उस हिसाब से ये पावर फैक्टर डिफाइन कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फिक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन जनरली अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो 0.95 लैग पे काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गया? लास्ट मशीन का कुछ कुछ है, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर? ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए कम्यूटेटर हम लोग डीसी मशीन्स में यूज करते हैं, कल आऊंगा मैं तो थोड़ा बहुत इंट्रो दूंगा आप लोग। कंजर्वेटर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज होता है। टैप चेंजर चेंजर भी ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं, और रेडिएटर भी ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। तो ये ऑप्शन इज,
ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया हूँ, देखिए क्वेश्चन का आंसर बताने में मेरे को 20 मिनट लगेगा, सारे क्वेश्चन निपटा दूंगा एक बार में, ठीक है, इसका आंसर ए बी डी ऐसा करके। बट मेरा पूरा फोकस ये है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, जैसे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको बना पाए, ठीक है, कम से कम टाइम पे। आप लोग जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करें और उसके बाद क्लास में फिर से मिले। 23 लोग बचे हुए हैं अभी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसी ही क्लास करते रहें कुछ दिन से, 5-6 दिन जो भी चला, आप लोग उसके लिए कंटिन्यू करें और जितने कंसेप्ट सीख सकते हैं सीखें, रिवाइज करके आए कल से, ठीक है। और कल मैं बताऊंगा आपको अगला कुछ क्वेश्चंस अगर होगा ऐड करना होगा तो वो करूंगा मैं, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स और भी मशीन से वगैरह के भी बता दूंगा। चलिए ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। ओके।